नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, हम जानते हैं कि आपके लिए ज़मीन से ज़्यादा सबसे बड़ा धन होता है पशुधन, और उसकी देखभाल भी आप अपने से ज़्यादा चिंता के साथ करते हैं। फिर भी किसान भाइयों, गर्मी का मौसम है और इस वक्त पारा कहर बरपा रहा है और तमाम शहरों में पारा 40 डिग्री 45 डिग्री को भी पार कर चुका है। ऐसे में हम समझते हैं कि आपको अपने पशुधन की बड़ी चिंता सताती होगी। आपके दुधारू पशु या अन्य मवेशी, उनको गर्मी से कैसे बचाना है, उनका कैसे ख्याल रखना है, गर्मी के इस मौसम में उनका भोजन कैसे हो, कैसे उनको संतुलित आहार दिया जाए और पानी की व्यवस्था कैसे करनी है, साथ ही साथ उनको अन्य बीमारियों से कैसे बचाया जाए, ये तमाम चिंताएं आपको सता रही होंगी। लेकिन किसान भाइयों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि अपने मवेशियों की आप कैसे सुरक्षा करें, कैसे उनको गर्मी के प्रकोप से बचाएं, साथ ही साथ उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था कैसे की जाए। आज हमारे इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुशील कुमार जी। आप पशु एवं कृषि विशेषज्ञ हैं और कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम से आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। तो चलिए सर, शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहले बात दुधारू पशुओं की ही, कि गर्मी का मौसम है तो दुधारू पशुओं को गर्मी से किसान भाई कैसे बचाएं? किसान भाइयों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में जब वातावरण का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वैसे भी इस समय जब वातावरण का तापमान बहुत ज़्यादा है तो किसान भाइयों गर्मी के कारण पशु की शारीरिक वृद्धि, उत्पादन और पशु प्रजनन प्रभावित होने लगती है। किसान भाइयों, मादा पशुओं में गर्भाशय से निकलने वाले अंडाणुओं का विकास पूर्णतः नहीं हो पाता है किसान भाइयों, जिसके कारण अंडाणुओं की मृत्यु हो जाती है, जिससे आगे आने वाले भ्रूण की भी पहले ही मृत्यु हो जाती है। साथ ही किसान भाइयों, नर पशुओं में वीर्य का उत्पादन नहीं हो पाता, या तो अगर वीर्य का उत्पादन होता है तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, जिससे उनका निषेचन क्रिया प्रभावित होती है। किसान भाइयों, इस गर्मी का सबसे ज़्यादा प्रभाव गाय, भैंस और मुर्गियों में पड़ता है। किसान भाइयों, भैंसों में इसलिए पड़ता है क्योंकि भैंसें एक तो काले रंग की होती हैं, जिससे वो सूर्य की ऊर्जा का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करती हैं। ठीक है। दूसरी बात किसान भाइयों, उनमें स्वेट ग्रंथि, पसीने वाली ग्रंथियाँ और कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से भैंसें गर्मियों में ज़्यादा प्रभावित होती हैं। अच्छा। साथ ही किसान भाइयों, मुर्गियों की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो मुर्गियों में पसीने की ग्रंथियां नहीं होती, जिससे मुर्गियों का तापमान 107 से 108 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, जिससे उनकी शारीरिक वृद्धि, उत्पादन और प्रजनन क्षमता प्रभावित होने लगती है। जी, तो ये जो तापमान की बात आपने बताई, लेकिन अब गर्मी का चूंकि मौसम है तो डॉक्टर साहब, शुरुआत से यही कि कैसे हमें बचाव करना है अपने मवेशियों का? किसान भाइयों, सबसे पहले हमें इसके लिए अपने मवेशियों को बचाने के लिए पानी का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। पानी का प्रबंधन जरूरी है, आवास प्रबंधन जरूरी है और हरे चारे का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दुधारू पशु हैं तो उनके लिए हर 1 लीटर दुग्ध उत्पादन के लिए किसान भाइयों 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अच्छा। इसके अलावा ये देखिए, ये सब तो बात की हमने डॉक्टर साहब, लेकिन किस तरह की आवास व्यवस्था होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा किसान भाइयों को विस्तार से बताएं कि जो पशुगृह होते हैं या सार होते हैं, कैसा होना चाहिए इस गर्मी के मौसम में खास तौर पर? किसान भाइयों, जो पशुगृह या सार जो होते हैं वो खुले होने चाहिए। उनके ऊपर उनसे चारों तरफ हवाओं का आने जाने का मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही किसान भाइयों, अगर उसमें हो सके तो अगर हम एक कूलर रख दें तो एक कूलर 20 वर्ग फीट को ठंडा कर सकता है, जिससे हम किसान भाइयों अपने पशुओं को इस भीषण गर्मी से बचा सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, हमें पशुगृह या आवास बनाते समय यह ध्यान रखना है कि आवास की या पशुगृह की ऊंचाई 12 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। अगर किसान भाइयों पशुगृह या आवास की ऊंचाई 12 फीट से कम होगी तो उतना अनुकूल वातावरण नहीं प्रोवाइड करा पाएगा जितनी हमें ज़रूरत होती है। तो इसलिए किसान भाइयों, अपना आवास बनाते समय इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी बात किसान भाइयों, जिन भी किसानों के पास पक्के मकान उपलब्ध नहीं है, वो किसान भाई अपने पशुओं को अगर चाहें तो पेड़ के नीचे भी बांधकर उन्हें लू से या गर्मी से बचाया जा सकता है।
जी, लेकिन डॉक्टर साहब अगर कई किसान भाइयों के पास कूलर की व्यवस्था नहीं है तो क्या कुछ देसी तरीकों से, यानी क्या क्या कुछ गीले कपड़े टांग करके पशुगृह के दरवाजे पर या जहां से हवा आती वहां पर कुछ जैसे खस की जो पट्टियां होती हैं उनको टांग, क्या वैसी भी कुछ व्यवस्था की जा सकती है? जी हाँ, आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। किसान भाइयों, अगर आपके घर सीमेंटेड बने हुए हैं तो उसका जो छत होती है, छत पर पुआल फैला दें जिससे उसमें डायरेक्ट सूर्य की रोशनी ना पड़े। अच्छा। साथ ही किसान भाइयों, जो उनके दरवाजे होते हैं उनमें धान या किसी और चीज़ की पटिया बनाकर डाल दे, उसमें लगातार पानी डालती रहें। तो जिससे जो ये गर्म हवाओं का जो डायरेक्ट प्रभाव हो डायरेक्ट जानवरों के ऊपर नहीं जाएगा। साथ ही किसान भाइयों, अगर ये भी व्यवस्था नहीं उपलब्ध है अपने पास तो किसान भाइयों, जो बोरे आते हैं जूट के, उनकी पट्टी बना के दरवाजे पे डाल दें और उसे गीला करके डाल दें तो हमारा पशुगृह हमेशा के लिए ठंडा बना रहेगा। जी। किसान भाइयों, कोशिश हमें ये भी करनी है कि आवश्यकता के अनुसार ही जानवरों को पशुगृह में रखें। अगर ज़्यादा पशुगृह में ज़्यादा जानवर हो जाएंगे तो वो भी प्रभावित हमें करेंगे। हाँ, यानी जाहिर सी बात है कि अगर एक जगह में कम स्थान है और ज़्यादा आपने मवेशी वहाँ पे रख दिए हैं तो वो भी, उससे उनको दिक्कत हो सकती है। चारे पानी के लिए जो किसान भाई ले जाते हैं डॉक्टर साहब बाहर पशुओं को, मवेशियों को, क्या टाइमिंग होना चाहिए गर्मी के इस मौसम में? जो आदर्श समय क्या रहता है? किसान भाइयों के लिए गर्मी, जो अगर पानी के लिए अपने जानवरों को तालाबों में ले जा रहे हैं या जो अपने यहाँ नांद बना रहे हैं, किसान भाइयों कोशिश हम यह करें कि अपने मवेशियों को सुबह के टाइम ही तालाब में या अपने नांद में पानी दिखाएं। कोशिश यह करें कि दोपहर के टाइम में हम अपने पशुओं को तालाब में ना ले जाएं। बात हम यहाँ पानी की कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं पानी के बारे में भी किसान भाइयों को बता दूं कि हर 100 किलोग्राम वजन के जानवर के लिए 5 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा। अतः किसान भाइयों, हम जानते हैं कि हमारी दुधारू भैंस 500 से 600 किलोग्राम की होती है, तो उसके लिए मिनिमम 50 से 60 लीटर पानी की ज़रूरत प्रतिदिन पड़ती है तक की। और जो हमारी देसी गाय होती है वो 250 से 300 किलोग्राम की होती है, तो उनमें 25 से 30 लीटर प्रतिदिन पानी की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही किसान भाइयों, जो हमारी संकर गाय होती हैं वो 350 से 400 किलोग्राम की होती हैं, तो उनमें 35 से 40 लीटर प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही जो मुर्गी पालक रहते हैं उनके लिए भी कोई सलाह यहाँ पर, मुर्गियों के लिए कितनी आवश्यकता रहेगी? जी हाँ, मुर्गियों के लिए भी प्रतिदिन एक मुर्गी के लिए 250 ml गर्मियों में पानी की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा। अर्थात यदि हमारे पास 100 मुर्गियों का झुंड है तो उसे 10 से 12 लीटर प्रतिदिन पानी की आवश्यकता पड़ती है। देखिए डॉक्टर साहब, किसान भाई पूरी चिंता करते हैं कि धूप में मवेशियों को ना ले जाएं, लेकिन फिर भी अगर लू लग जाती है तो क्या लक्षण शुरुआती होते हैं अगर किसी पशु को लू लग गई है तो? जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि किसान भाइयों को अगर लू लग रही है तो उसके लक्षणों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसान भाइयों, अगर हमारा जानवर या किसानों का जानवर जो भी है लू लग गई है तो सबसे पहले जानवर अगर जब भी घर पे आएगा तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगेगा। अच्छा। लंबी लंबी सांसें लेने लगेगा। पशु दाना चारा खाना एकदम कम कर देता है। पशुओं का जो मुंह से लगातार सलाइवेशन हो, लार गिरने लगती, इस लार गिरने की वजह से पशुओं में अफरा भी बनने की संभावनाएं बढ़ जाती। अच्छा, तो तुरंत क्या करना चाहिए किसान भाइयों को? क्या पहले वहीं अपने स्थान जो साधन उपलब्ध हैं उन्हीं में इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए या फिर सीधे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए? शुरुआती लक्षणों को देखते हुए अगर ज़्यादा समस्या नहीं है तो किसान भाई चाहें तो अपना वहीं पे भी उपचार कर सकते हैं। उसके लिए उनको नमक पर डे 100 से 200 ग्राम तक देना चाहिए। कोशिश ये करें कि किसान भाई दिन के टाइम अपने जानवरों को बाहर ना ले जाएं। अगर ज़्यादा समस्या आ रही हैं तो नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें, जिससे उनकी आर्थिक हानि ना होने पाए। जी, अगर लू लग गई है तो क्या उसे अन्य मवेशियों से दूर रखना चाहिए, ऐसी कुछ व्यवस्था, या फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ऐसी लू लगने के बाद लू ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे कोई दूसरे जानवर प्रभावित हो। तो इससे आपको एकदम विचलित नहीं होना कि हमारा जानवर को लू लग गई है। हाँ। तो हम दूसरे जानवरों को भी अलग कर, बस हमें ये कोशिश करनी है कि अगर एक जानवर में ये लक्षण आ गए हैं तो दूसरे जानवरों को हम जहाँ ले गए हैं वहाँ ना ले जाएं इस गर्मी में, भीषण गर्मी में। जी, इसके अलावा अगर हम भोजन की बात करते हैं, मवेशियों के लिए चूँकि दुधारू पशु हैं, किस तरह का संतुलित आहार होना चाहिए, किस प्रकार से किसान भाई वो आहार तैयार करें?
जी, आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि गर्मी के मौसम में वैसे भी हरे चारे की कमी रहती है। तो इस हरे चारे की पूर्ण करने के लिए अगर हम पशु आहार अपने ही घरों पे तैयार करें तो उससे हो सकता है कि हम अपने दुग्ध उत्पादन, प्रजनन क्षमता या अन्य क्रियाएं जो पशुओं को प्रभावित होती हैं वो सारी चीज़ें ना प्रभावित हों। पशु आहार में सारी वो चीज़ें होती हैं, चाहे प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल हो, अमीनो एसिड हो। तो अगर किसान भाइयों हमें अपने घर में ही 100 किलोग्राम पशु आहार बनाना है तो उसके लिए 33 किलोग्राम केक लेते हैं, 31 किलोग्राम हम दाने लेते हैं, 33 किलोग्राम हमें गेहूं या चावल की भूसी लेते हैं, 2 किलोग्राम मिनरल मिक्सचर और 1 किलोग्राम नमक को लेके हम 100 किलोग्राम अपना संतुलित आहार बनाते हैं। कितना फ़ायदेमंद होता है, यानी इसमें देखिए भूसी भी मिल गई है, इसमें तमाम तरह के जो मिनरल्स हैं, लवण देने की कोशिश हुई है। तो ये देखिए इस पर हम और चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं किसान भाइयों और इसके बाद जब हम लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि हरे चारे के लिए आपको किस तरह के इंतजाम करने चाहिए। जल्द हाजिर हो रहे हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है किसान भाइयों। हम चर्चा कर रहे हैं पशुओं की देखभाल के बारे में और साथ ही साथ हरा चारा प्रबंधन के बारे में। डॉक्टर सुशील कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा और विस्तार से बताइए कि जो संतुलित आहार है, एक बार फिर से हमारे किसान भाइयों को जो आपने मात्रा बताई है, किस प्रकार 100 किलोग्राम आपको ये संतुलित आहार तैयार करवाना है? किसान भाइयों, संतुलित आहार बनाने के लिए हमें 33 किलोग्राम 100 किलोग्राम संतुलित आहार बनाने के लिए 33 किलोग्राम हमें कॉटन केक, मस्टर्ड केक लेना है, यानी खली, जिसको हम जी आम बोलचाल की भाषा जी में हाँ, हम उसे खली कहते हैं। 31 किलोग्राम हमें दाने लेने हैं। दाना यानी अनाज कोई सा भी हो सकता है या कुछ उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? अनाजों में जैसे हम चने का दाना ले लें, गेहूं का दाना ले लें या मक्का ले लें, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन से डायरेक्ट हमें जानवरों को एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। और उसके बाद हम 31 किलोग्राम भूसी लेते हैं। भूसी लेना चाहिए जी, यानी गेहूं या चावल किसी की भी भूसी हो सकती हाँ, है। दोनों में से किसी एक की भूसी होनी चाहिए। अगर दोनों को मिला ले तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद हमें 2 किलोग्राम मिनरल मिक्सचर लेना है, जो कि बाजारों में उपलब्ध है। अच्छा, और 1 किलोग्राम साधारण खड़ा हुआ नमक लेना है। अब मैं किसान भाइयों थोड़ा सा आपको इस नमक के विशेषताएं बता दूं कि नमक हम इसमें क्यों ऐड करा रहे हैं। नमक जो है हमारा पाचन शक्ति को बढ़ाता है। अच्छा, दूसरी बात, जो गर्मियों में ये बार बार जानवरों की लार टपकती है, तो उससे जो ये मिनरल का लॉस हो रहा है, तो उसमें उसकी मिनरल की कमी से जो जानवरों में अन्य रोग उत्पन्न हो रहे हैं वो नहीं होने पाएंगे। ठीक है जी, तो ये नमक इसलिए हम इसमें ऐड करा रहे हैं। ये जो भोजन की मात्रा है, इसको भी देने का कोई समय विशेष गर्मियों में, इसके बारे में बताना चाहेंगे? भोजन जो भी हमें देना है सुबह और शाम ही देना है। भोजन में हम कोशिश ये करें कि जो इस समय जैसे गर्मी का मौसम है, गेहूं का पूरा भूसा आ रहा है, गेहूं का हमें पूरा भूसा नहीं देना है। अच्छा अच्छा, क्योंकि गेहूं के सूखे भूसे में सेलुलोज और हेमोसेलुलोज की मात्रा किसान भाइयों बहुत ज़्यादा होती है, जो कि पशुओं की पाचन
तंत्र को प्रभावित करता करती है है। और उससे तमाम तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखिए ये किसान भाइयों आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम टीकाकरण की बात करें डॉक्टर साहब, तो गर्मी के मौसम में किस प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं? किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये गर्मी का मौसम एक महीने या 1.5 महीने बचा हुआ, उसके बाद बरसात का मौसम आने वाला है। तो अभी अप्रैल महीने के लास्ट से मई के फर्स्ट वीक से किसान भाइयों 3 मुख्य बीमारियों का टीकाकरण होता है। उसमें है गला घोटू, काला आजार और खुरपका और मुंहपका। अच्छा। इसमें 2 बीमारियां जो हैं विषाणु जनित बीमारियां हैं, उसमें काला आजार, खुरपका और मुंहपका है, और एक जीवाणु जनित बीमारी है। तो किसान भाइयों, जब भी आपके घरों में नज़दीकी पशु चिकित्सक टीका लगाने आए, जरूर आप अपने पशुओं को टीका लगवाएं, क्योंकि उसके नुकसान कुछ नहीं, फायदे ही हैं। बिल्कुल फायदे ही होते हैं। अब हरे चारे प्रबंधन की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो कहाँ से शुरुआत किसान भाइयों को करनी चाहिए? अगर हरा चारा नहीं मिल पा रहा है, मुश्किल से मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, तो फिर किसान भाई क्या उपाय करें? किसान भाइयों, थोड़ा सा मैं आपको हरे चारे की विशेषताएं बता दूं। पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, उनको शारीरिक वृद्धि बनाए रखने के लिए, उनका प्रॉपर उत्पादन बनाए रखने के लिए और उनका प्रजनन तंत्र बनाए रखने के लिए हमें हरे चारे की सख्त ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर हम हरा चारा किसान भाइयों पशुओं को नहीं देंगे तो उनसे ये सारी क्रियाएं प्रभावित होंगी। अंततः किसको नुकसान होगा? हम किसानों को नुकसान दूध होगा। उत्पादन घटेगा तो जाहिर सी बात है कि किसान भाइयों को ही नुकसान होगा। जी जी जी, तो किसान भाइयों, इस हरे चारे में वो सभी प्रोटीन होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, मिनरल होते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस गर्मी के मौसम में हरे चारे की उपलब्धता उतनी नहीं हो पाती। तो इस गर्मी को आने से पहले ही किसान भाइयों, हम मार्च और अप्रैल में अगर जो बरसीम है उसका हे बना के रख लें तो हरे चारे के रूप में यूज हो सकती है। अच्छा। तो किसान भाइयों, हमें मार्च और अप्रैल में जो बरसीम है उसे हे बनाना है। अब किसान भाइयों, हम आपसे थोड़ा बात करेंगे यहाँ हे क्या होता है। किसान भाइयों, हे जो बनती है बेसिकली बरसीम, ज्वार और बाजरा से बनती है। उन्हें उनकी प्रौढ़ावस्था में काट कर रख लेना, उन्हें अच्छी तरह सुखा कर रख लेना, जिससे उसकी मॉइस्चर परसेंट है केवल 10 से 15% रह जाए। अच्छा। अगर इससे ज़्यादा मॉइस्चर परसेंट रह जाएगा किसान भाइयों, तो उसमें फर्मेंटेशन होने लगे, आणविक क्रियाएं होने लगेंगी और उसमें वो चारा जो होगा जहरीला होने लगेगा। अच्छा। तो किसान भाइयों, उसे हम अच्छी तरह से सुखा लेंगे और फिर उसे भूसे के साथ एक भाग भूसा और एक भाग हे मिला कर देंगे, तो पशु बड़े चाव से खाएंगे। तो ये सारी जो उत्पादन है, प्रजनन तंत्र, ये पशुओं की प्रभावित नहीं होंगी। जी, इसके अलावा है ये दुधारू पशुओं के लिए वर्ष भर व्यवस्था बनी रहे, इसके बारे में आप क्या बताएंगे हमारे किसान भाइयों को? किसान भाइयों, खरीफ के सीजन में, जैसे अभी खरीफ का सीजन स्टार्ट होने वाला है किसान भाइयों, तो उसमें हम बाजरा, ज्वार और मेज को बुआई कर दें। साथ ही उसके बाद जब खरीफ का सीज़न समाप्त हो जाएगा, रबी के सीज़न में हम अपने खेतों में बरसीम कुछ भाग में लगा दें, जिससे और उसके बाद किसान भाई बरसात के सीज़न, जो ही बरसात स्टार्ट हो, हम कोशिश ये करें कि जो हमारी खेतों की मेड़े हैं, खेतों की मेड़े में हम नेपियर ग्रास को बैठा दें, क्योंकि नेपियर ग्रास में 17 से 18% तक प्रोटीन होती है। अच्छा। और एक नेपियर ग्रास की एक साल में 8 से 10 कटिंग आती है, तो वो आपको किसान भाइयों वर्ष भर हरे चारे के रूप में उपलब्ध रहेगी। जी, डॉक्टर साहब, बहुत अहम जानकारियाँ आपने दी हैं, लेकिन चलते चलते हमारे जो किसान भाई हैं, जो पशुपालक भी हैं, जो दूध उत्पादन भी ले रहे हैं, उनके लिए बहुत अहम सलाह जो इस गर्मी के मौसम में उनके काम आने वाली है, उसके बारे में हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा और हमारे किसान भाइयों को बताएं। किसान भाइयों, इस गर्मी के मौसम का जाने से और बरसात के आने से पहले हम अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य लगवाएं, क्योंकि अगर टीकाकरण नहीं लगवाएंगे किसान भाइयों, तो कुछ बीमारियां इनमें जानलेवा बीमारियां हैं, हो सकता है आपके पशुओं की जान भी ले लें, आपको आर्थिक हानि हो। दूसरी बात किसान भाइयों, इस भीषण गर्मी में हमें पशुओं का अपना आहार प्रबंधन, पानी का प्रबंधन और हरे चारे का प्रबंधन जरूर बनाए रखें।
बिल्कुल, इसके अलावा जो आवास व्यवस्थाएं वो ऐसी होना चाहिए, पशुओं के अनुकूल हो, गर्मी से उनका बचाव हो, लू से उनको बचाने की कोशिश की जाए। यानी दोपहर के वक्त उनको आप बिल्कुल बाहर ना ले जाएं पशुगृह के, सुबह के वक्त या फिर देर शाम के वक्त उनको टहलाने ले जाएं, ताकि जो चारा पानी दिखाने की व्यवस्था जो होती है वो करें। और इसके अलावा उनको संतुलित आहार दें, जिससे उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा। और साथ ही साथ जैसा बताया डॉक्टर साहब ने कि बीमारियों से बचाव के लिए उनका टीकाकरण ज़रूर करवाएं। और हरे चारे की व्यवस्था कैसे करनी, इसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया। तो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। 10 दिन पहले दस्तक देगा मॉनसून, जैविक खेती बढ़ाने हेतु बैठक आयोजित। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई का महत्व, कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट नियंत्रण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। आइए खबरें विस्तार से पढ़ते हैं। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने एक बड़ी राहत वाली खबर दी है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस साल मॉनसून 10 दिन पहले दस्तक दे देगा और 21 मई तक केरल के तट से टकरा सकता है। अमूमन राज्य में मॉनसून जून के पहले हफ्ते में दस्तक देता है, इसके बाद यह देश के बाकी हिस्सों में पहुंचता है। एजेंसी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में हालिया मौसम संबंधी बदलाव से संकेत मिलते हैं कि अरब सागर में एंटी साइक्लोन क्षेत्र बन रहा है। इसकी वजह से मॉनसून केरल जल्द पहुंच सकता है। इसके प्रभाव से पश्चिमी क्षेत्र के दूसरे हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। वर्तमान परिवेश में भोजन में जहर का स्तर बढ़ता जा रहा है, मृदा मृत होती जा रही है और मृदा मृत होने से मानव पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे समय में जैविक खेती को अपनाकर मृदा स्वस्थ हो सकती है और मृदा स्वस्थ होने से मानव भी स्वस्थ हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रकल्पों को संतों के माध्यम से उनके साथ जुड़कर शासन प्रचार प्रसार करे, जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिले। स्वस्थ अन्न से, संतों के वचन से और देशी गौमाता के पंचगव्य से मस्तिष्क व्यवस्थित होता है और मस्तिष्क स्वस्थ होने से स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। गहरी जुताई से मृदा में हानिकारक कीट एवं रोगाणुओं की संख्या कम हो जाती है। गहरी जुताई से मृदा की भौतिक एवं रासायनिक दशा से सुधार होता है। गहरी जुताई से स्वतः उद्यानों की हरी खाद भी प्राप्त होती है। गहरी जुताई से मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ती है, साथ ही पादप पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाती है। सामान्यतः लगातार जुताई करने से मिट्टी की निचली सतह कठोर हो जाती है, जो इस कठोरता को गहरी जुताई द्वारा बुरबुरा या तोड़ा जा सकता है। गहरी जुताई अप्रत्यक्ष रूप से फसल अवशेष या कृषि अवशिष्ट के अपघटन में सहायता करता है। गहरी जुताई करने से मृदा में वायु संचार बढ़ता है एवं जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंतर्गत खीरा, ककड़ी, लौकी, तोरई, कुम्हड़ा, करेला, टिंडा, तरबूज एवं खरबूज आदि में कीट नियंत्रण का फसल उत्पादन में प्रमुख योगदान है। सब्जियों में प्रमुख कीट फल मक्खी की मादा कीट कोमल फलों में छेद करके छिलके के भीतर अंडे देते हैं। अंडों से इल्लियां निकलती हैं तथा फलों के गूदा को खाती हैं, जिससे फल सड़ने लगते हैं। क्षतिग्रस्त फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तथा फल कमजोर होकर नीचे गिर जाते हैं। इसके नियंत्रण हेतु क्षतिग्रस्त तथा नीचे गिरे हुए फलों को नष्ट कर देना चाहिए। कीटनाशक के घोल में मीठा सुगंधित चिपचिपा पदार्थ मिलाना चाहिए। इसके लिए ट्राइजोफॉस 40% EC मिलीलीटर प्रति एकड़ एवं 500 ग्राम गुड़ को 250 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। खेत में प्रपंची फसल के रूप में मक्का या सनई की फसल लगाएं। इस समय फसलों की निदाई गुड़ाई करके यूरिया 20 किलोग्राम प्रति एकड़ का छिड़काव करें। सब्जियों में सिंचाई हमेशा शाम के समय करें। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसे भारत सरकार द्वारा फरवरी 2015 में शुरू किया गया, इस योजना के तहत किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराना अति आवश्यक है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार मृदा की गुणवत्ता का अध्ययन करके किसानों को अच्छी फसल पाने में मदद करने के लिए मृदा कार्ड जारी करने की योजना बना रही है। मृदा कार्ड से कृषि में जोखिम घटाने में मदद मिलेगी और संपूर्ण खेती प्रक्रिया की लागत में भी
कमी आएगी। इस स्कीम के तहत किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है, जिसमें किसानों को मिट्टी के बारे में जानकारी दी जाती है। उन्हें एक लिस्ट दी जाती है कि उनकी ज़मीन में किस तरह की फसल लग सकती है, जिससे किसानों को अधिकतम लाभ मिले और उनकी मिट्टी में क्या सुधार करने की ज़रूरत है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक रिपोर्ट कार्ड है जो कि मिट्टी के गुणों के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे खबरें खेती की। अब मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण देख सकते हैं रात 11 बजे और अगली सुबह 7:30 बजे। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।